हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन क्या होता है और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 के पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने पार्ट 1 में हमने इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात किया था और पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि सिंचाई कितने प्रकार की होती है, खेतों में सिंचाई किस किस प्रकार से की जा सकती है। तो उसमें से हम लोगों ने दो मेथड्स के बारे में बात किया था, जिसमें पहला था फ्लो इरिगेशन, दूसरा सरफेस इरिगेशन, दूसरा था सब सरफेस इरिगेशन, और ये तीसरा और चौथा रह गया था, उसमें स्प्रिंकलिंग इरिगेशन रह गया था और ड्रिप इरिगेशन रह गया था। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि छिड़काव सिंचाई क्या है। फ्रेंड्स, इस छिड़काव सिंचाई में क्या होता है कि जो मान लीजिए हमारा खेत है, तो इसमें जो फसलें होती हैं, मान लीजिए सब फसलें हैं, तो खेतों में इस तरह से पाइप बिछाए जाते हैं, या तो भूमि के नीचे या फिर ऊपर इस तरह से बिछा दिए जाते हैं पाइप, और उसमें से कुछ इस तरह से पाइप कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से पाइप निकाले जाते हैं और यहाँ पे नोजल लगाया जाता है और फिर इस तरह से सिंचाई की जाती है। फुहार के रूप में खेतों को पानी दिया जाता है। इस तरह से फसलों को पानी दिया जाता है। इस तरह से कृत्रिम बरसात के रूप में वर्षा जिस तरह से होती है उस तरह से खेतों को पानी दिया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई स्प्रिंकलिंग इरिगेशन यानी कि छिड़काव सिंचाई कहलाती है। इसमें क्या होता है कि पानी बहुत ही कम मात्रा में लगता है और पानी की बहुत बचत होती है, और खेतों के लिए बहुत अच्छा मेथड है इरिगेशन का। अब देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि जब खेतों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलिंग इरिगेशन करने के लिए जब जो सिस्टम लगाया जाता है, यानी स्प्रिंकलर जो लगाया जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो जो मान लीजिए कोई वाटर सोर्स है, वहाँ से वाटर को पंप के द्वारा निकाला जाता है इस तरह से। उसके बाद उसको पाइप के द्वारा खेतों में कुछ इस तरह से भेजा जाता है। मान लीजिए खेत है, ये ग्राउंड के नीचे या फिर ऊपर भी हो सकता है, ले जाता हो, ऊपर भी ले जाया जा सकता है, ऊपर भी, और नीचे नीचे से भी ले जाया जा सकता है। फिर उसके बाद खेतों में कई जगह पे इस तरह से पाइप निकाले, वर्टिकल पाइप लगा दिए जाते हैं, उन पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है। इन्हें वाटर हेड कहा जाता है, और इसके ऊपर यहाँ पे नोजल्स लगे होते हैं, जिसके द्वारा पानी बौछार के रूप में फसलों के ऊपर छोड़ा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन का। तो इसको पूरे सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है जल दाब जनन इकाई यानी कि प्रेशर जनरेटिंग यूनिट। दूसरा है जल वाहक इकाई यानी कि वाटर कैरियर यूनिट। तीसरा है जल निर्गमन इकाई यानी कि वाटर डिलीवरी यूनिट। तो क्या क्या होते हैं ये जल दाब जनन इकाई? क्या होता है कि जो वाटर सोर्स होता है उससे पानी को निकाल के, और आप देखेंगे कि फ्रेंड्स जो स्प्रिंकलर होता है उससे प्रेशर के द्वारा पानी भी उसमें जाना चाहिए, तभी पानी खेतों में छिड़काव होता है, यानी कि प्रेशर पे भेजना होता है पानी। तो इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे पानी प्रेशर के द्वारा पाइप में होता हुआ नोजल तक पहुँचे। इसके लिए पंप, वाटर पंप वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये जो वाटर पंप होता है इसको ये प्रेशर जनरेटिंग यूनिट होता है। इसके द्वारा पानी को सोर्स से निकाल के और खेतों में प्रेशर के द्वारा भेजा जाता है, और एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट के लिए इसमें बूस्टर लगाया जाता है। दूसरा है जल वाहक इकाई यानी कि वाटर कैरियर यूनिट। जैसे फ्रेंड्स, जब खेतों से पानी पंप के द्वारा निकाल लिया जाता है, उस प्रेशर पे इसको भेजने के लिए जो पाइप लगाए जाते हैं, पाइप बिछाए जाते हैं खेतों के नीचे नीचे, ग्राउंड के नीचे नीचे या फिर ऊपर ऊपर, तो इस पाइप को क्या कहा जाता है? वाटर कैरियर यूनिट। तीसरा है जल वाटर डिलीवरी यूनिट यानी कि जल निर्गमन इकाई। इसमें
जो इस तरह से पाइप लगाया जाता है वर्टिकल, और उस पर जो नोजल्स लगे होते हैं जिससे पानी छिड़का जाता है, ये होता है स्प्रिंकलर यूनिट, यानी कि वाटर डिलीवरी यूनिट। इसके द्वारा पानी फसलों पे छिड़का जाता है। तो ये पूरे तीन यूनिट्स हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के पूरे। देखिए, ये जल दाब जनन इकाई, यानी कि जल स्रोत से पानी को उठाकर नोजलों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि प्रेशर पर पानी को नोजल्स तक भेजने के लिए ये होता है जल दाब जनन इकाई। इसके अंतर्गत इसके लिए वाटर पंप लगाए जाते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। दूसरा है जलवाहक इकाई, यानी पानी ले जाने के लिए जो पाइप बिछाए जाते हैं वो जलवाहक इकाई के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है जल निर्गमन इकाई, यानी पानी का छिड़काव करने के लिए जल निर्गमन इकाई लगाए जाते हैं, यानी नोजल्स हो गए, वाटर हेड हो गए, ये सब जल निर्गमन इकाई हैं। अब देखेंगे कि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन के गुण क्या क्या हैं, उसके दोष और गुणों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे गुण क्या हैं स्प्रिंकलिंग इरिगेशन के। पहला है उबड़ खाबड़ तथा सख्त प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त, यानी कि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन उबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त है और सख्त प्रकार की भूमि के लिए भी उपयुक्त है। किस प्रकार से, ये देखते हैं। जैसे हम लोग अगर खेत इस तरह से कुछ उबड़ खाबड़ होगा तो हम लोग देखा कि अगर फ्लो इरिगेशन के द्वारा हम लोग सिंचाई करेंगे तो पानी इस तरह से खेतों में पहुँचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे गड्ढों में अधिक पानी भर जाएगा और जहाँ पे ऊंचाई कम ऊंचा होगा भूमि, वहाँ पे पानी कम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि असमान रूप से खेत में सिंचाई होगी, तो जहाँ पे फसल में अधिक पानी मिल जाएगा वहाँ पे फसल को नुकसान हो जाएगा वाटर लॉगिंग होने के कारण। तो फ्लो इरिगेशन में ये लॉस होता है। और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में क्या होता है कि सीधे फसलों पे पानी छिड़का जाता है, पानी इकट्ठा नहीं होने पाता है, तो एक समान रूप से सभी फसलों को पानी मिल जाता है। और दूसरा, सख्त प्रकार की भूमि रहेगी जब, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई स्लोपी ग्राउंड है और इसकी ये जो मिट्टी है वो थोड़ा सा कठोर है, तो अगर पानी यहाँ से फ्लो इरिगेशन के द्वारा छोड़ा जाएगा तो ये पानी अवशोषित नहीं हो पाएगा ग्राउंड में और पौधों की जड़ों तक नहीं जा पाएगा। सीधे ये तेज़ी से बहता हुआ नीचाई, मतलब कि जो नीचे वाले स्थान होते हैं वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और ऊंचाई वाले स्थान पे पानी अवशोषित नहीं हो पाएगा। तो और अगर स्प्रिंकलिंग इरिगेशन किया जाएगा तो सीधे पौधों को पानी दिया जाता है, पौधे के पत्तियों पे, उसके तनों पे पानी दिया जाता है। तो इसके द्वारा पत्तियों के द्वारा अवशोषित होकर पानी पूरे उसके जड़ तक चला जाता है, तो इससे पौधों को लाभ होता है। तो ये मतलब सख्त प्रकार की भूमि के लिए भी उपयुक्त होता है। दूसरा है पानी की मात्रा, यानी कि इसमें अब देखेंगे फ्लो इरिगेशन में पूरे खेत को भरना पड़ता है तो इसमें पानी अधिक लगता है, जबकि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में पानी बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है। सीधे जितनी पानी की ज़रूरत होती है पौधों को उतनी ही छिड़काव कर दिया जाता है, तो इससे पानी की बचत होती है। तीसरा है पाला पड़ने पर भी फसल की सुरक्षा की जाती है, यानी जब हम लोग देख रहे हैं कि आलू की खेती की जाती है तो जब अधिक बरसात होती है तो खेतों की सिंचाई कर दी जाती है, इससे पाला नहीं लगने पाता है उसके पौधों पे। तो ये जब अधिक बरसात हो, मतलब अधिक सर्दी पड़ती है ठंड के मौसम में, तो पाला पड़ने की संभावना रहती है, तो छिड़काव सिंचाई कर दिया जाएगा उसके पौधों पे, तो पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर। जल हानि नहीं होती है इसमें। देखेंगे कि जब फ्लो इरिगेशन किया जाता है फ्लो इरिगेशन में कुछ पानी ग्राउंड में एब्जॉर्ब होके ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है और कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है। तो और इसके कारण जो जितनी पानी पौधों को दी जाती है उसका बहुत कम मात्रा में पौधे यूज कर पाते हैं, बाकी पानी रिस्क कर भूमि के नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर मिल जाता है और कुछ जो होता है वो वाष्पीकरण हो जाता है उसका, तो पानी का लॉस अधिक होता है। जबकि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में बहुत कम मात्रा में पानी दिया जाता है, डायरेक्ट पौधों पे पानी दिया जाता है, तो इसके कारण ग्राउंड वाटर में ये अब्जॉर्ब होकर भूमि में नहीं जा पाता है और दूसरी बात इसका वाष्पीकरण भी अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। उर्वरक जल हानि नहीं होती है, ये देख लिया हमने। और उर्वरक वितरण मतलब
कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि जो जैसे खाद वगैरह हो गया उसको एक सॉल्यूशन के रूप में बना लिया जाता है, यानी कि घोल के रूप में बना लिया जाता है, उसको उसको वाटर पंप जो होता है उससे अटैच कर दिया जाता है। तो नोजल्स के द्वारा जो वो पानी में मिलकर खेतों के ऊपर, फसलों के ऊपर छिड़काव हो जाता है उसका। तो एक तरह से उर्वरक को जो मतलब छिड़कने में आसानी होती है, एक समान रूप से पूरे फसलों पर उर्वरक को छिड़क दिया जाता है इसके द्वारा। तो इसके लिए भी ये बहुत ही मतलब उपयोगी होता है। उसके बाद छठा है जलग्रस्तता, यानी कि जब फ्लो इरिगेशन किया जाता है तो पूरे खेत को भर दिया जाता है, जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है। जबकि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में बहुत कम मात्रा में पानी खेतों को दिया जाता है, तो इससे वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती है, यानी कि जल जमाव नहीं होता है। ये सब गुण हैं उसके। अब हम लोग बात करेंगे कि दोष क्या क्या हैं। दोष में हम लोग देखेंगे तो अधिक व्ययी, दूसरा है पंपन, तीसरा श्रमिक, चौथा मौसम, पांचवा जुताई और बुआई। तो एक एक करके बात करेंगे। अधिक व्ययी मतलब जैसे जब स्प्रिंकलिंग सिस्टम पूरा लगाया जाता है तो उसमें पंप वगैरह लगाने पड़ते हैं दूसरे, और उसको प्रेशर पे भेजने के लिए भी कुछ मशीनरी लगानी पड़ती है, फिर पाइप बिछाने पड़ते हैं और फिर नोजल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो उसमें अधिक खर्च आता है। जबकि फ्लो इरिगेशन में कुछ नहीं, केवल अगर ग्रेविटी के द्वारा पानी आ रहा है तो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है, कुछ अधिक कोई और मतलब मशीनरी नहीं यूज होती है, तो इससे कास्ट उसकी कम होती है। और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा है पंपन, यानी कि उसको पानी को प्रेशर से भेजने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसको पंपन मतलब पंप करना पड़ता है पानी को प्रेशर के मतलब जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए भी बूस्टर वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो इससे उसकी कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तीसरा है श्रमिक, यानी कि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में पाइप बिछाने के लिए और नोजल्स वगैरह लगाने के लिए सबके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चौथा मौसम, यानी कि जब अगर अधिक बरसात, अधिक हवा तेज़ अधिक चलती है तो क्या होगा कि जो पानी छिड़काव किया जाता है वो एक ही दिशा में पानी हवा के साथ बह के एक दिशा में पानी अधिक मात्रा में छिड़काव हो जाएगा। जिस तरफ से हवा बह रही होगी उस तरफ फसलों को पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसमें जब हवा तेज़ चलती है तो ये उपयोगी नहीं होता है। तो पाँचवा है जुताई बुआई, जब खेतों में पाइप वगैरह बिछा दिए जाएंगे और वाटर हेड लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा कि खेतों को जोतने में प्रॉब्लम होगी। तो ये दोष हैं स्प्रिंकलिंग इरिगेशन के। लेकिन कुल मिला के देखा है तो स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में वाटर की बहुत बचत होती है और समय की भी बचत होती है, और खेतों के लिए ये सिंचाई ज़्यादा उपयोगी होती है, इसलिए सिंचाई थोड़ी सी अच्छी सिंचाई है। अब हम लोग बात करेंगे कि टपकन सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन क्या है। इसको ट्रिकलिंग इरिगेशन भी कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है सिंचाई करने की। इसमें क्या किया जाता है, खेतों के नीचे से इस तरह से पाइप बिछा दिए जाते हैं, जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस तरह से। और ये जैसे जो फसल दूर दूर बोई जाती है, मान लीजिए सब्जियां, कुछ लाइन से सब्जियां लगाई जाती हैं इस तरह से, तो इस तरह से कुछ इसमें सिस्टम किया जाता है कि पाइप से यहाँ पे कुछ व्यवस्था की जाती है इस तरह से कि पानी को इसके जड़ पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। और इसमें बहुत ही कम पानी यूज होता है, लेकिन रोज़ पानी दिया जाता है। खेतों की जो फसल होती है उसकी जड़ को रोज़ सींचा जाता है। थोड़ा सा कुछ समय के लिए इसको खोल दिया जाएगा, इसमें से पानी होता हुआ जाएगा और बूंद बूंद करके इस पर टपकाया जाता है उसकी जड़ पे। इसमें बहुत ही कम पानी यूज होता है और फसल के लिए बहुत अच्छी सिंचाई मतलब उपयोगी है ये सिंचाई। तो इस तरह की जो इरिगेशन होती है इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इसमें मतलब जैसे जो फसलें होती है, जो दूर दूर फसलें बोई जाती हैं, जैसे सब्जी वगैरह जो लगाया तो उसको वो ज़्यादा सघन नहीं होती, यानी कि ज़्यादा डेंस नहीं होता उनके, वो बहुत दूर दूर लगाए जाते हैं सब्जियाँ या फिर पेड़ वगैरह हो गए, तो उनकी सिंचाई के लिए ये सिंचाई बहुत ही उपयोगी होती है। इसके लाभ क्या क्या हैं? लाभ हैं जैसे
इसमें है पहला जल की बचत, यानी कि आप देखेंगे बूंद बूंद करके टपकाया जाएगा तो इसमें जो लॉस होता है बहुत ही कम होता है। सीधे इसके जड़ पे पानी दिया जाता है तो जड़ तुरंत जड़ को अवशोषित कर, एक बूंद टपकाया, जैसे एक बूंद टपकाया गया, जैसे ये पेड़ की जड़ है, इस पर पानी एक बूंद दो बूंद टपकाया जाएगा तो वो अवशोषित होगा, फिर टपकेगा फिर अवशोषित हो जाएगा, फिर टपकेगा फिर अवशोषित, इस तरह से पानी अवशोषित हो जाता है और इसका लॉस बहुत ही कम होता है। यानी कि वाष्पीकरण के कारण लॉस या फिर जो एब्जॉर्प्शन के ग्राउंड में एब्जॉर्प्शन के कारण जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस बहुत ही और बहुत कम सिंचाई करनी पड़ती है, तो इससे जल की बहुत बचत होती है। दूसरा है श्रम समय कम, यानी कि इसमें रोज़ कुछ समय के लिए, जब रोज़ सिंचाई करती है तो थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाता है इस सिस्टम को तो सिंचाई हो जाती है, तो बहुत ही कम समय लगता है। तीसरा ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त, यानी कि इसमें भी समान रूप से सिंचाई होगी तो जो असमतल भूमि होगी, इस तरह से अनइवन सरफेस होगा तो उसके लिए फ्लो इरिगेशन से बेस्ट होता है। ये फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पानी भर जाता है तो इसके लिए ये सिंचाई बहुत ही उपयोगी होती है। चौथा है मृदा का अपरदन नहीं होता है। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि अगर मान ढालू भूमि होती है तो पानी इस पे से तेज़ी से बहता हुआ जाता है तो पानी जो मृदा का कटान अधिक होता है, मतलब मिट्टी भी बहा ले जाता है साथ में, लेकिन इसमें पानी बहता नहीं है तो जो है मृदा की कटान बहुत ही कम होती है, तो इससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। फिर जलग्रस्तता नहीं होती है, यानी कि इसमें भी पानी को पूरे खेत में भरना नहीं पड़ता है तो इससे वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होती है। और मतलब ये सिंचाई उससे खेत की मतलब उपजाऊ, मतलब जो फसल होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, तो इससे लाभ अधिक होता है। अब हानियों के बारे में बात करेंगे। हानियाँ क्या है? अधिक लागत, यानी कि जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पूरा लगाया जाता है तो उसके लिए भी जैसे स्प्रिंकलिंग सिस्टम में था कि पूरे सिस्टम सेटअप करने के लिए कास्ट अधिक लगती थी, उसी तरह इसमें भी सिस्टम को पूरा एक थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी है तो पूरे इस सिस्टम को लगाने के लिए थोड़ी सी कास्ट बढ़ जाती है। दूसरा कुशल एवं अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता होती है, यानी कि इसके लिए मतलब थोड़े से शिक्षित और मतलब कुशल जो अनुभवी जो वर्कर्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो उनके लिए उनको मतलब उनके काम के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं तो उससे उसकी कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अधिक जल मांग वाली फसल के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी कि जैसे धान हो गया, कपास हो गया, इसके लिए बहुत ही अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो उसके लिए ये ड्रिप इरिगेशन उपयोगी नहीं होता है। तो ये कुछ हानियाँ हैं इसके। अब हम लोग देखेंगे छिड़काव तथा टपकन सिंचाई में तुलना, यानी कि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में डिफरेंस देखेंगे, इसकी तुलना करेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भी सब्जेक्ट पढ़िए उसमें जो अंतर वाला जो टॉपिक होता है, हर चैप्टर में एक दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें कहा जाएगा कि इनके बीच में अंतर बताइए। तो ये जो टॉपिक होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि जब आप पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे बुक से पढ़िए या फिर किसी भी चीज़ मतलब कोई भी सोर्स हो उससे पढ़िए, तो आप अंतर वाले जो टॉपिक होते हैं उनको मार्क करके रखिए। यानी कि जब एग्ज़ाम देना जाना हो तो उस सारे जो अंतर वाले टॉपिक हों उनको एक बार देख के जाए, उसमें से ज़रूर एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो उसी में हम लोग बात करेंगे छिड़काव तथा टपकन सिंचाई की तुलना करेंगे, ये स्प्रिंकलिंग इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की तुलना। पहला है पूरे खेत, छिड़काव सिंचाई में पूरे खेत में समान रूप से सिंचाई, यानी कि जो छिड़काव सिंचाई की जाती है तो उससे पूरे खेत में एक समान सिंचाई होती है। जबकि आप फ्लो इरिगेशन में देखते होंगे कि जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी वहाँ पे पानी कहीं पे ज़्यादा भर जाता है, कहीं पे पानी कम रहता है, तो असमान सिंचाई होती है। और टपक सिंचाई में क्या होता है कि जिन पौधों की जड़ों में पानी आवश्यक होता है उसी को पानी दिया जाता है, अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें जब पौधे की जड़ पे सीधे बूंद बूंद करके पानी एक एक बूंद करके टपकाया जाएगा तो बहुत ही कम पानी लगता है।
अब दूसरा टॉपिक देखेंगे, अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें छिड़काव सिंचाई में इसके ड्रिप इरिगेशन की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है, जबकि इसमें थोड़ा सा कम पानी लगता है। ड्रिप इरिगेशन में थोड़ा सा इसके स्प्रिंकलिंग इरिगेशन की तुलना में थोड़ा सा कम पानी लगता है। अब तीसरा है जल की बचत 30 से 50%, यानी कि इसमें जो फ्लो इरिगेशन की अपेक्षा इसमें जो जल की बचत होती है वो 30 से 50% तक, मतलब फ्लो इरिगेशन की तुलना में इसमें 50 से 70% तक ही जल लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन में 10 लीटर जल लग रहा है तो इसमें 5 या 6 लीटर इस तरह से लगेगा, बाकी सब वाटर मतलब बच जाता है। और टपक सिंचाई में तो और भी अधिक बचता है, यानी कि 40 से 70% तक जल की बचत होती है। अब देखेंगे चौथा है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पे अगर फ्लो इरिगेशन किया जाएगा तो पानी बहता हुआ निचले स्थान पे चला आएगा, ऊंचाई से जब पानी डाला जाएगा तो ये फ्लो इरिगेशन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में पौधों पे पानी छिड़का जाता है तो ये थोड़ा सा उपयोगी होती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। और ये जो ड्रिप इरिगेशन है सभी प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि चाहे सरफेस चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका हो, सबके लिए ये जो टपक सिंचाई होती है ये बेस्ट होती है। पांचवा है सिंचाई दक्षता 65%, यानी कि जो वाटर पौधों फसलों को दिया जाता है जितना पानी, उसका 65% पानी यूज हो जाता है। जबकि फ्लो इरिगेशन में केवल 30 से 40% पानी ही यूज हो पाता है, यानी कि 50 से 60% पानी वेस्ट हो जाता है फ्लो इरिगेशन में। और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में 65% पानी यूज हो, फसल अपने उपयोग में ले लेते हैं, केवल 35% पानी ही वेस्ट होता है। और सिंचाई ड्रिप इरिगेशन में जो होता है 90% तक पानी पौधों के लिए उपयोगी होता है, केवल 10% पानी ही वेस्ट होता है। तो ये जो है पानी इसमें बहुत ही कम वेस्ट होता है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका, सबसे उत्तम तरीका है सिंचाई का। लेकिन इसकी कास्ट बहुत अधिक होती है, इसलिए अभी इंडिया में इस तरह की सिंचाई बहुत ही कम यूज हो रही है। ये सिंचाई ज़्यादातर इजराइल में इसकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई है। ज़्यादातर सिंचाई इजराइल में ही की जाती है ड्रिप इरिगेशन से। अब हम लोग बात करेंगे प्रवाह सिंचाई तथा छिड़काव सिंचाई में तुलना। फ्रेंड्स ये सब हम लोग अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में देखते हैं। प्रवाह सिंचाई छिड़काव सिंचाई में तुलना। पहला जल नियंत्रण, यानी कि इस विधि में जल पर नियंत्रण करेंगे। यानी फ्लो इरिगेशन में देखते हैं कि पूरे खेत में पानी भरना पड़ता है, तो जहाँ पे गड्ढे होंगे वहाँ पे पानी अधिक भर जाता है, तो इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है इरिगेशन की पानी पे, कि मतलब कहाँ कितना पानी जाना चाहिए, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि छिड़काव सिंचाई में जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही पानी छिड़का जाता है फसलों पे, तो इस पर पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा जल का वितरण असमान, यानी कि ऊबड़ खाबड़ स्थानों पे जहाँ पे अधिक गहराई होगी वहाँ पानी ज़्यादा भर जाएगा, तो और जहाँ पे कम गहरा होगा वहाँ पे पानी कम रहेगा, तो इससे असमान रूप से पानी वितरित होता है पूरे खेत में। जबकि इसमें पूरे खेत में समान रूप से पानी की सिंचाई होती है। तीसरा है सिंचाई आसान, यानी फ्लो इरिगेशन कोई भी कर सकता है आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है और आसान होती है। जबकि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम को पूरा लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसकी सिंचाई थोड़ी सी कठिन पड़ती है। और दूसरा इसमें प्रेशर से पानी भेजना होता है, तो कितनी प्रेशर से पानी भेजा जाए इसके लिए भी ये भी थोड़ा सा कठिन काम होता है। और चौथा है सस्ती सिंचाई, यानी कि फ्लो इरिगेशन थोड़ी सी क्या बहुत ही सस्ती होती है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन की तुलना में, और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन इसके अपेक्षा थोड़ा सा महंगा होता है। पांचवा है मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं। फ्लो इरिगेशन में ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, पाइप वगैरह नहीं बिछाने पड़ते हैं, तो इसके लिए कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता ही नहीं होती है। यानी कि पानी खेतों में नालियों के द्वारा बहता हुआ चला जाता है, तो कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जो स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होता है इसके पाइप जो होते हैं उनकी कोई मतलब एज होती है कि इतने कि मतलब 10 साल 5 साल बाद पाइप जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं,
इसमें जंग वगैरह लग जाता है, पाइप टूट फूट जाते हैं, तो इसके कारण इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता हमेशा बराबर पड़ती रहती है। तो इसके कारण थोड़ी सी और कास्ट बढ़ जाती है। जबकि फ्लो इरिगेशन में ऐसा कुछ पाइप वगैरह लगा ही नहीं जाते हैं, तो इसकी कास्ट थोड़ी सी कम होती है। अब छठा है इसकी सातवां वाटर लॉगिंग, यानी फ्लो इरिगेशन में वाटर लॉगिंग की भी समस्या रहती है। जहाँ पे पानी बार बार भरता है तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल ऊपर आ जाता है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग की समस्या, जल जमाव की समस्या बढ़ जाती है। जबकि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में बहुत कम पानी खेतों को दिया जाता है, तो इससे वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं रहती है। उसके बाद सामान्य सिंचाई, यानी फ्लो इरिगेशन एक सामान्य विधि है, बहुत पहले से अपनाई जा रही है, थोड़ी सी आसान है। अब बेहतर सिंचाई स्प्रिंकलिंग इरिगेशन क्या है, बेहतर सिंचाई है, यानी इससे बेस्ट होती है। फ्लो इरिगेशन से बेस्ट इरिगेशन है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आपको किसी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।